हाँ हाँ। इसमें क्या पूछ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ तो इसमें कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन था टेस्ट में, हमने इतने स्किप कर दिया था, मैंने क्लास में भी स्किप कर दिया था इसको, कि ये क्वेश्चन में ना मतलब क्लैरिटी नहीं है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन समझने में है ना? तुम्हें समझ आया? बताओ क्या समझ आया इसमें, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, ए आर नहीं, 8 आवर एक्चुअली मुझे लगता है, एक तो वर्किंग आवर ए आर 8 आवर होगा, वो स्प्रिंट है वहाँ पे। और दूसरा इसमें पता नहीं क्या कहने की कोशिश किया है। तो एक काम कर सकते हो तुम। हाँ, एक जो मैं अगर सॉल्व तो कर देंगे हम लोग, हालांकि मैंने पिछले साल भी कराए थे, तो वैसे सॉल्व तो कर ही दूंगा मैं। 8 घंटे का वर्किंग आवर है, तो इसने कहा कि अगर कोई एरर मिला, तो एरर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 95% ना? क्या बोला? प्रोग्रामर हैज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग अ बग। तो 95% चांस है कि एरर ढूंढ लेगा, 5% चांस है एरर नहीं मिलेगा। तो देखो E1 E2 में कर देता हूँ। E1 वो फाइंड कर लेगा एरर, और दूसरा पॉसिबिलिटी है नॉट एबल टू फाइंड एरर, यही ना? तो ये चीज है, या तो एरर फाइंड कर लेगा। नहीं, अब सोचना है, अगर पहली बार एरर मिला तो उसके चांस है 95%, तो क्या प्रोबेबिलिटी है अपना काम वो अगले 3 घंटे में कर लेगा, अगले 8 घंटे में कर, जो भी कर रहा था ना, क्या कह रहा था, दे विल बी एबल टू फाइंड फिनिश द प्रोग्राम बाय द एंड ऑफ हर वर्क डे, है ना? 8 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। अगर वो एरर नहीं ढूंढ पाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे इसने एक कोड लिखे, तो कोड वो कंपाइल करेगा, तो कंपाइल करने में क्या हो सकता है, 90% चांस है कि फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम सी कंपाइल्स हिज कोड, कोड कंपाइल करने के बाद 95% चांस है कि वो ढूंढ लेगा। अब कहना चाह रहा है कि तो 5 नहीं ढूंढ पाएगा। इट टेक्स हर 3 आवर्स टू री राइट द कोड एवरी टाइम। अब अगर एरर नहीं ढूंढ पाया तो क्या करेगा वो? कोड को दोबारा लिखेगा, ये ना? ढूंढ नहीं पाया या मिला या एरर था नहीं, ये क्वेश्चन है। फाइंडिंग अ बग ना? अच्छा, मतलब एरर नहीं आया तो कंपाइल हो गया, फिर तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई फिर तो। अगर उसमें बग आया ही नहीं, मान लो उस कोड में कोई एरर नहीं है, तो देयर इज नो एरर, तो 3 आवर के अंदर कवर कर लेगा, तो 8 घंटे में मतलब काम। तो इसका मतलब 100% चांस है कि उसका काम हो गया। अब अगर पहला एरर उसको मिला तो क्या करेगी? देन उसे 3 घंटे लगाए ना। अगर उसको एरर मिला, देन दे हैव टू राइट द कोड अगेन, ऐसा कुछ। क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम से पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर जाकर सॉल्व होगा, ये है। तो अगर इफ सी इज एबल टू फाइंड, इफ द कोड हैज एरर जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% है, तो क्या करेगा? 3 घंटे वो लगाएगा, फिर क्या करेगा वो? दे विल राइट द कोड। 3 घंटे चला गया, अब कितने घंटे बचे उसके पास? ए लिखा है, ए लिखा है अच्छा, ए का मतलब मुझे लगता है 9 होना चाहिए, ए लिखा था ना, ए टाइपिस्ट ने ये गलती किया है, ए है ना वो 9 होगा एक्चुअली, 8 नहीं होगा, ए था ना, तो ए एक्चुअली 9 आवर्स होगा, तो 3 3 घंटे का 3 स्लॉट उसके पास रहेगा, ये चीज है। मुझे जरा 9 आवर पे करके देखते हैं, ठीक है ना? 9 आवर पे तो पहला एरर उसको मिला, 3 घंटे चले गए कोड लिखने में, फिर क्या करेगा वो? हाँ, इसके अंदर 95% चांस है कि एक एरर मिलेगा, और 5% चांस है कि एरर नहीं मिलेगा।
अगर एरर नहीं मिला है, एक बारी और जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3-3 घंटे का 3 स्लॉट ही है, उसके बाद तो टाइम ही खत्म हो गया उसका। तो 3 घंटे मतलब ये इसने कर लिया, नहीं हुआ, 3 घंटे पास हो चुका है। अब अगले 6 घंटे में हम काम कर रहे हैं। अब अगर अगली बार एरर मिला, फिर 3 घंटे में कोड लिखा, तो वो सिर्फ 3 घंटे हैं उसके पास अब। ठीक, सो अब उसके पास 3 घंटे हैं, तो उसमें एक बार और ये लगा लो उसके अंदर। हाँ, तो ये हो जाएगा फिर 95/100 इंटू, अब तीसरी बार उसको एरर मिला है, तो पहली बार एरर मिला 3 घंटे लगा चुके है ना, कोड कंपाइल किया, इट टेक्स हर 3 आवर टू रीराइट द कोड एवरी टाइम सी डिस्कवर सब बग, है ना। एक बग मिला 3 घंटे लग गए उसको, पहला बग मिला 3 घंटे लग गए, दूसरा बग मिला 3 घंटे लग गए, तीसरा बग मिलेगा तो फिर 3 घंटे लग जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर तो काम खत्म हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर, तुम्हें आइडिया मिला ना करना क्या चाह रहा हूँ मैं, समझ आया तुम्हें। ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, वो 3-3 घंटे के स्लॉट में हम ब्रेक कर रहे हैं, या तो एरर नहीं मिला पहली बार में, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में नहीं मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/100 इंटू 1। और नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब ब्रेक करो ना, जीरो हो जाएगा 95/100 इंटू, क्योंकि पहली बार दूसरी बार तो एक बार और, तो यहाँ पे आंसर लास्ट में पता है क्या आ जाएगा, 5/100 इंटू 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, देख लो टोटल, क्योंकि अगला वो बीच में जीरो हो जाएगा। अगर मान लो एक एरर मिला 3 घंटे लगे, दूसरा एरर मिला 3 घंटे लगे, तीसरा एरर मिला 3 घंटे लगे, टाइम पास। अगर चौथा एरर मिला तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो उस दिन काम कंप्लीट कर पाएगी, नहीं। अगर फोर्थ एरर मिल गया तो क्या वो 9 घंटे के अंदर काम कंप्लीट कर पाएगी, जीरो हो गया ना, टाइम अप हो गया, तो उस दिन तो काम कर ही नहीं पाएगी, वो नेक्स्ट डे होगा फिर। अब तो उसने कहा था क्या प्रोबेबिलिटी कि उसी दिन कंप्लीट कर पाएगा वो, तो वो तो जीरो हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा, 95/100 इंटू 0 प्लस 5/100 इंटू 1, तो वो मैंने लिखा नहीं, जीरो हो गया, जीरो प्लस दे, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा लगभग। तो कैलकुलेटर से देख लो कितना बनता है अप्रॉक्स, याद है। हाँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी तुम छोड़ के अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, सीक्वेंस सीरीज में वर्क करो, थोड़े सीक्वेंसेस मतलब जो जो चल रहा है उसको साथ में करते रहो, बाद में फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो अभी उसको छोड़ दो, टॉपिक खत्म हो गया। तो दुनिया में इतने क्वेश्चन है कि हम जिंदगी भर करते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें तुमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि तुम्हारा फ्रेम माइंड सेट उस फ्रेम पे फिट हो गया। तो अब नए नए क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो रिविजन के बाद, इतना कर दिया, एक समझ आ गया कि सिलेबस क्या है, पीवाई क्यू एटलीस्ट कर, तुमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, बेसिक जो लिखा है जहाँ पे सिलेबस में उसके पीवाई क्यू कर लिए, एक्स्ट्रा में नॉन पीवाई क्यू में 200-400 क्वेश्चन भी कर लिए, तो हो गया, हमने एक अच्छी प्रैक्टिस की। अगर हम ये सोचेंगे नहीं जितना हम शायद तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक साल में ही पूरा सिलेबस भी करना है, तो हमें ये देखना है कि हम 100% नहीं हो सकते, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो थोड़ी आने की है। हमें एग्जाम में ये जरूरी थोड़ी परफेक्ट होके जाना है, हमें बेस्ट प्रिपेयर होके जाना है, परफेक्ट होके नहीं जाना है। तुम बेस्ट प्रिपेयर होके जाओ, तो इतना तुमने प्रैक्टिस कर लिया, दैट्स एनफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, उस पर काम करो। फिर एक बार जब हो जाए वापस टॉपिक पे आओ, तो रेगुलरली रिवीजन की जरूरत है, थ्योरीज तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को वापस उस टॉपिक के करने पड़ेंगे, सो दैट एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे फर्स्ट टाइम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो डिफिकल्ट थे, उसको तुम टिक करके रख सकते हो, एक जगह रख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करो तो स्पेशली उसी क्वेश्चन में वर्क करो जो तुम्हें पहली बार मुश्किल लगे थे, सॉल्व हो गए थे मेरे हेल्प से या फिर बुक कहीं से, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम उन क्वेश्चन पे खुद से कर पाओ, ये देखना है। तो वैसे करके रिवाइज करते रहो, तो रेगुलरली रिवीजन, तो टेस्ट के थ्रू रिवीजन होता ही रहेगा। तुम टेस्ट अभी तो ऐसा चल रहा है ना, एक बार सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, मान लो अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 से 6 महीने तुम डेली एक एक टेस्ट दे पाओगे। इस बार मैं 200 टेस्ट करवाऊंगा, तो अगर तुम 200 टेस्ट अटेम्प्ट करने के तुम्हें 6 महीने डेली टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसमें तुम्हें टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन हो जाएगा सारे टॉपिक, टेस्ट में फुल सिलेबस रहेगा। 100 मॉक टेस्ट भी प्लान कर रहा हूँ इस बार, 100 फुल लेंथ का, 100 फुल लेंथ, पिछले बार 50 फुल लेंथ, 50 यूनिट वाइज में कोशिश कर रहा हूँ इस बार 100 फुल लेंथ टेस्ट हो। तो अगर इतने तुमने टेस्ट सॉल्व तो फर्स्ट रैंक ले आओगे, अगर सारे टेस्ट कर लिए, और रिवीजन टेस्ट के थ्रू ही हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन से तो आ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़। तो अभी जरूरी है कि तुम प्रैक्टिस करो, एक पूरे सिलेबस को 4-5 महीने में पूरा सिलेबस एक बार कर जाओ, उसके पीवाई क्यूज कर जाओ, नॉन पीवाई क्यू बहुत सारे कर जाओ, तो एक बार ट्राई कर लिया तुमने, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है
ये नहीं कि पूरे 6 महीने हम एक ही टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना। सिलेबस में 13 पैराग्राफ है, 13 टॉपिक है, तो अगर तुम 15-15 दिन एक टॉपिक को दोगे, मैं भी सोचता हूँ कि अगर 13 पैराग्राफ, अभी मैंने क्या किया है, 1 महीना हमारा सिलेबस हो गया, 1 महीने में 2 टॉपिक कराए हैं, तो सोचता हूँ इसके हिसाब से हमारा जो पेज चल रहा है, तो उस पेज से मुझे कितना टाइम लगेगा, 13 है, तो 1 महीने में 2 टॉपिक हुआ, तो साढ़े 6 महीने लग जाएंगे, फिर मतलब नहीं है सिलेबस में। तो क्योंकि तो ऐसा है, थोड़ा स्पीड बाद में बढ़ाऊंगा, तो वैसा है, तुम वैसे करके देखो कि टाइम बाउंड है, उसी में मुझे बेस्ट करना है, तो बस सारे टॉपिक को ध्यान देना, एक ही टॉपिक में परफेक्ट नहीं बनना, मुझे हर टॉपिक को अच्छा करना है, और हर टॉपिक को रिवाइज करना, 100% सिलेबस की तैयारी करो, तुम लोग का लेवल, जो बच्चा सिंसियर है, रेगुलर है, उसके अच्छे लेवल है, वो इजिली कर लेगा, तुम लोग ऐसे ही अच्छे रैंक ले आओगे, बस उस पर कंटिन्यूसली टॉपिक रिवाइज करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, उससे दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, देन एग्जाम में वही आउटपुट वहाँ निकलना है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ, मतलब भेजा था सर, सॉल्व भी कर रहा था सर, सॉल्यूशन भी भेजा था सर, लास्ट कहाँ पे ये ए एन बी एन सी एन वाला, अच्छा, ए एन इंक्रीजिंग है, बी एन डिक्रीजिंग है, बी एन मोर देन इक्वल टू ए एन है, देन ए एन एंड बी एन दोनों कन्वर्जेंट होगा, और लिमिट ए एन लिमिट बी एन की इक्वल होगी, तो ए एन तो इंक्रीजिंग है, तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपर बाउंड पे, लिस्ट अपर बाउंड, और बी एन डिक्रीजिंग है, तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम पे, हाँ, सो लिमिट इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगी, और तो दोनों, क्योंकि दिख तो रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब बी एन की लोअर बाउंड, ट्राई भी किया है, देखिए उसमें। इसका प्रूफ लिखता हूँ उस, हालांकि एग्जाम का क्वेश्चन है ना ये, तो शायद पीवाई क्यू बुक में देखे थे, सोल्यूशन बुक में चेक किया था, सोल्यूशन बुक टाइप में है ना, उसमें देख सकते हो क्या किया उसने, जरूर नहीं वही करना, बट आइडिया के लिए पहले खुद ट्राई कर लो, फिर उनका देख सकते हो उसने क्या किया, जो ऑथर है उन्होंने क्या किया है। ये तो मैं लिखे हैं, इसको प्रूव कहाँ किया, प्रूव करने के लिए थोड़े से, हाँ हो जाएगा, मतलब मुझे एक स्पष्ट एक्स्ट्रा तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि बी एन जो है, देखो थोड़ा ऐसा सोचो कि जैसे इसमें ए वन क्या है हमारे पास, ए वन क्या था तुम्हारा, इंक्रीजिंग था, और बी वन क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग है, और रिलेशन क्या है एन बी एन में, कि बी एन मोर देन इक्वल टू ए एन है, इसका मतलब बी वन जो है मोर देन इक्वल टू ए वन है, बी वन क्या है, आप खुद देख रहे हैं, मैं जो किया उसको देख रहे हैं। हाँ तुमने एक पार्ट ही देखा, मैंने दो कितने भेजे, एक ही भेजे ना, हाँ, तो नाउ वी हैव टू शो दैट, यही ना लास्ट लाइन है, चूंकि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, उसको कहाँ यूज किया तुमने, मतलब ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है ना, पहले यूज करती हाँ कोई बात नहीं, लिमिट ऑफ बी एन जो होगा वो मोर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन होगा, यही ना, और यहां से जो आएगी, सो लिमिट ऑफ ए एन जो आएगी एक्चुअली, तो ये क्या होगी, दिस विल बी मोर देन ए वन, और ये क्या होगी, लेस देन बी वन, और ए वन बी वन में रिलेशन तो मुझे पहले से पता है, बी वन ए वन में ना, ये हो गया, तो मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है ना, दोनों सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक है, यस सर नो, तो कॉन्वर्स तो करेगा, मतलब वो तो हो गया, कॉन्वर्स हो गया, उसका प्रूफ आ गया, अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि दोनों का लिमिट सेम है। हाँ, तो ये मैथमेटिकल तुम्हें लिखना पड़ेगा, दिख तो रहा है ऐसे ही ना,
कि ये वैल्यू जो जाएगी, इसका जो लिमिट होगा, इसका जो लिमिट होगा, ये मोर देन इक्वल टू, लेकिन ये तो चूंकि बी एन डिक्रीजिंग है तो ये लिमिट इस तरफ शिफ्ट होगी, ये इंक्रीजिंग है इस तरफ शिफ्ट होगी, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब उसका बीच में भी तो कुछ नंबर है उसके, मतलब वहाँ पे भी रह सकता था। नहीं नहीं, बीच में नहीं रहेगा, दोनों इक्वल होगा, बीच में नहीं रहेगा। तो उसकी वजह ये है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इन लिमिट इन फॉर लिमिट्स सीक्वेंस में भी तो नहीं हो सकते हैं ना। नहीं नहीं, जैसे कन्वर्जेंट है ना ये, तुम्हें पता है कि ए एन बी एन कन्वर्जेंट है, तो लिमिट सुपीरियर जो बी एन की लिमिट इंफीरियर होगी और इसकी जो लिमिट सुपीरियर होगी वो कॉन्साइड कर जाएगी एक्चुअली। जो बी एन की लिमिट इंफीरियर है और ए एन की लिमिट सुपीरियर है वो कॉन्साइड कर जाएगी, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया ना। तो अभी कैसे कॉन्साइड करेंगे, प्रूव करना पड़ेगा हमें ना। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा से आ जाएगा प्रूफ, ये थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ है, इसका भी तुम्हें देखना पड़ेगा क्या आइडिया है इसका, मतलब मुझे भी लिखना पड़ेगा इसको। तो पढ़ने में इसका जस्ट स्टेटमेंट था तो उसका proof नहीं था। हाँ तो ठीक है, तुमने जो किया वो भी ठीक है ना। अगर रेफरेंस कोड दीजिएगा तो देख सकता हूँ इसका। हाँ, जैसे ये जैम का क्वेश्चन है तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखना हो तो वो ड्राइव में एक फोल्डर है ना, IIT जैम MS ईयर वाइज है, जाके देखना ईयर वाइज, उसमें जाके खोलना तो IIT जैम MS सॉल्यूशन की बुक है, 2005 से लेकर 2023 तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है वहाँ पे टोटल। तो उसमें देखो 21 ईयर का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखो उन्होंने क्या किया है, जैसा तुमने किया होगा वैसे ही उसने भी किया होगा। ये क्योंकि अब प्रूफ दैट नहीं आना है हमारे, लेकिन कंसिडर के ISI के लिए सब के लिए हेल्प करेगा। तो मतलब इसका प्रूफ है कि ना, प्रूफ थोड़े कंस्ट्रक्टिव होते हैं, याद तो नहीं रहते, लिख के देखना पड़ेगा मुझे भी, तो मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सोचने में कुछ आइडिया आएगा। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर इक्वल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, इक्वल तो होगा। बाउंडेड मोनोटोनिक है, कन्वर्जेंट तो होगा। अब उसके लिए क्या अप्रोच है करा तो रखा है हमने, लास्ट ईयर भी कराए होंगे, तो करा तो रखा है। इसमें एन एंड बी एन की लिमिट सेम, उधर मैं देखता हूँ। जैसे B1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे, क्या लगता है तुम्हें, और अगर A1 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे, अब वही प्रूफ करना होगा कि b1 माइनस हाँ इससे इससे छोटा हो बड़ा से जाएगा, हाँ इससे प्लस एप्सिलॉन करेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ये हो जाएगा, दिखाना वही पड़ेगा। करना होगा। हाँ मैंने तो वो, सोचा उसका proof कैसे करूँ? ये थोड़े अब्स्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा ना एप्सिलॉन डेल्टा में जाएगा, तो मैं एक बार देखता हूँ किस ईयर का क्वेश्चन है ये, इसका सर किसका मैंने है। उसमें नोट कर लिया था सॉल्व किया। देखो वहाँ सोल्यूशन में देखो, पहले नहीं समझा फिर मैं देख के ट्राई करता हूँ ना। तो ये है, तो ट्राई करो, काफ़ी टाइम भी हो गया, उसको सोच के और ट्राई करो, मतलब उसमें देखो सोल्यूशन में क्या है, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं होता फिर देखता हूँ। ठीक है, अभी ये स्टॉप करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका, अब्दुल रहीम, बताइए।